नमस्कार दोस्तों, फाइनली एसएससी स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आउट हो चुकी है और प्यारे दोस्तों आपको पता है कि इसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है। तो एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 का नोटिफिकेशन ऑफिशियली आउट हो चुका है एसएससी की तरफ से। तो जानते हैं इस सेशन में कि इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस, इन सारी चीजों के बारे में हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टेनोग्राफर के बारे में जान लेते हैं कि स्टेनोग्राफर वैकेंसी आखिर होती क्या है। मेरे प्यारे बच्चे ध्यान रखना, आपने बहुत सारे ऐसे उच्च सरकारी पद देखे होंगे, जैसे बड़े बड़े पोस्ट पे जो अधिकारी होते हैं उनको असिस्ट करने के लिए एक व्यक्ति होता है स्टेनो के माध्यम से। जैसे मान लो कि जैसे आपने सुना होगा कि डीएम का स्टेनो है, एसडीएम का स्टेनो है, या फिर चीफ सेक्रेटरी का स्टेनो है। तो ये स्टेनो करते क्या है? स्टेनो मेरे प्यारे बच्चे बेसिकली जो भी उच्च अधिकारियों की ब्रीफिंग होती है, प्रेस ब्रीफिंग होती है, या कुछ ऐसी बातें, क्योंकि अधिकारियों के पास लिखने का टाइम नहीं होता है और बहुत लंबी लंबी बातें अगर लिखनी है तो उनको शॉर्ट में कितनी जल्दी लिख लें और किस तरीके से लिख लें कि बाद में उसको हम डिटेलिंग कर पाए। जैसे मान लो मैं आपसे बहुत सारी चीजें बोल रहा हूं अभी, लेकिन अब इस बहुत सारी चीजों को एट ए टाइम जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे अगर आपको लिखने के लिए बोल दिया जाए तो उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो स्टेनो एक स्किल होता है जिसमें आप बड़े बड़े शब्दों को छोटे छोटे पार्ट्स में लिख सकते हैं और बाद में उसकी ब्रीफिंग कर सकते हैं, बाद में उसको डिटेल में आप लिख सकते हैं कि भाई ये बात हमने बोली थी या उच्च अधिकारियों ने बोली थी, उस बात को आपने लिख लिया। तो स्टेनो का बेसिकली काम यह होता है अधिकारियों को असिस्ट करना। तो अब जब भी आप किसी भी अधिकारी को असिस्ट करेंगे तो अधिकारी का एक रुतबा होता है, लेकिन उसी रुतबे के दौरान आपकी भी बहुत ज्यादा पूछ होती है। तो ये कोई छोटी वैकेंसी नहीं है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। और सबसे मजे की बात है इसमें कंपटीशन बहुत कम होता है, क्योंकि स्टेनो एक स्किल होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टेनो नहीं सीखते हैं, फॉर्म तो भर देते हैं, फाइनली वो जो है ना जो उनका स्किल टेस्ट होता है स्टेनो का, उसमें वो पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं या उसमें फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसका कंपटीशन बहुत कम हो जाता है। तो अगर आप समय से पहले स्टेनो की अच्छी तैयारी कर ले, है ना, स्टेनोग्राफी अच्छे तरीके से सीख ले, तो ये वैकेंसी आपके लिए और साथ साथ ये वैकेंसी उन सारे प्यारे दोस्तों के लिए है जिनको शुरुआती दौर से मैथ्स में डर लगता है। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान रखिएगा, इस वैकेंसी में मैथ्स आपसे नहीं पूछी जाती है, सिलेबस में नहीं इस मेंशन किया गया है मैथ्स। और ये बहुत पहले से 2025 की अगर यादों को आप छोड़ दें, क्योंकि 2025 एक ऐसा एग्जाम हुआ जिसमें स्टेनोग्राफर में मैथ से भी रीजनिंग के अंदर कुछ क्वेश्चन पूछ लिए गए। बेसिक से क्वेश्चन थे, लेकिन बच्चा प्रिपेयर्ड तो एटलीस्ट नहीं है मैथ्स के सवालों के लिए, बावजूद उसके उस पे बवाल हुआ। तो देखते हैं इस बार की वैकेंसी में जो अगर बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस रीजनिंग में पूछ लिए जाएं जैसा पहले 2025 में किया तो अच्छी बात है, अगर ना पूछे तो उससे भी ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि सिलेबस में मेंशन मैथ्स तो नहीं है। तो आज हम सारी चीजों के डिटेल के बारे में जानेंगे प्यारे बच्चे, इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी, इन सारी चीजों के बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें प्यारे दोस्तों कि इसमें आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, तो आपने देखा कि सर 24 अप्रैल 2026 को आपका नोटिफिकेशन स्टार्ट मतलब आ चुका है। तो 24 तारीख से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं और 15 मई 2026 तक आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट आपका 15 मई 2026 के रात के 11 बजे तक है कि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन आप 15 मई 2026 तक कर सकते हैं। लेकिन इतने दिन तक आपको वेट नहीं करना है। अगर आपको ये फॉर्म फिल करना ही है तो जितनी जल्दी हो सके पॉसिबल उतनी जल्दी आप फॉर्म फिल करने की कोशिश करिएगा। लास्ट डेट ऑनलाइन फीस पेमेंट की 16 मई 2026 है, लेकिन यहां तक आपको नहीं जाना है प्यारे बच्चे। आप इसके पहले अपना सारा का सारा फॉर्म फिल अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। उसके बाद से कमीशन ने यह भी बताया कि अगर मान लो आप फॉर्म भरने के दौरान कोई आपसे गलती हो जाती है तो करेक्शन विंडो भी आपका खुलेगा। 20 मई से लेकर 21 मई तक आप उस फॉर्म में जो भी आपसे गलती हुई है वो आप करेक्ट कर सकते हैं। तो करेक्शन विंडो के लिए भी आपके पास 2 दिन का टाइम है। साथ ही साथ अगर बात करें एग्जामिनेशन की कि एग्जाम कब हो रहा है, तो इसमें जुलाई से लेकर अगस्त 2026 दिया गया है। ठीक है, तो पिछली बार भी अगर आपने देखा हो तो एसएससी ने कुछ इसी तरीके से नोटिफिकेशन जारी किया था कि सबसे पहले सिलेक्शन पोस्ट आया, फिर स्टेनो आया और इसके तुरंत बाद लगा हुआ अब सीजीएल की बारी है। अब जितने भी बच्चे सीजीएल एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं वो तैयार हो जाए, क्योंकि सीजीएल का नोटिफिकेशन भी बहुत जल्दी आ सकता है। क्योंकि पिछले क्रम को अगर देखें कि सिलेक्शन पोस्ट, स्टेनो, उसके बाद से आपका सीजीएल, तो स्टेनो की वैकेंसी फाइनली आ चुकी है। एग्जाम इसका जुलाई और अगस्त में है, तो अभी भी अच्छा टाइम है आपके पास। आप अगर अभी भी प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अच्छे तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और उसके लिए प्यारे बच्चे आप
डेली दृष्टि पे 10 बजे से लेकर 2 बजे तक लगातार आपके सारे सब्जेक्ट्स की क्लास चलती है, मैथ्स की, रीजनिंग की, जीके जीएस की, इन सारी क्लासों को आप अच्छे तरीके से अटेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ प्यारे बच्चे अगर हम बात करें टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर, तो अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप इस नंबर पे, टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो ये पहला आपका इंपॉर्टेंट डेट्स है कि 24 तारीख से आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुके हैं, 15 मई तक होगा, तो जितनी जल्दी हो सके आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। इसके बाद से अगर हम बात करें कि टोटल वैकेंसीज कितनी है, तो प्यारे बच्चे इस बार 731 वैकेंसीज आपके सामने दिख रही हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। पिछली बार भी अगर मुझे अच्छे तरीके से याद है तो 261 वैकेंसीज आई थी, लेकिन बाद में वो चल के बढ़ गई थी, ठीक है। तो इस बार 731 वैकेंसीज आई है और कमीशन ने ये लिखा भी है कि अपडेटेड वैकेंसीज पोस्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन ssc.gov.in, और वो इस प्रोसेस में है अलग अलग डिपार्टमेंट से वैकेंसीज को कलेक्ट करने के। तो डेफिनेटली ये वैकेंसीज आगे चल के बढ़ेंगी, है ना। तो आप इसके लिए बिल्कुल घबराइएगा नहीं कि कम वैकेंसीज हैं, वैकेंसीज आगे चल के बढ़ जाती हैं। फिलहाल एसएससी के हाथ में इतनी वैकेंसीज थी तो इसने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, अभी भी वो वैकेंसीज कलेक्ट कर रहा है और कलेक्ट करने में टाइम लगता है, बढ़ेगा 100%, ठीक है भाई। चलिए, अगर उसके बाद हम बात करें कि इसमें पे स्केल क्या है प्यारे बच्चे, तो अगर हम पे स्केल की बात करें तो ध्यान रखिएगा इसमें 2 कैटेगरी है, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी, ठीक है। अगर मैं बात करूं स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की, तो इसका पे स्केल 9300 से 34,800 और बेसिक पे 14,500 है। 4600 पे ग्रेड की आपका जॉब है, ये 4600 पे ग्रेड इसमें है, जबकि 2400 ग्रेड की आप ग्रेड पे की आपकी जॉब स्टेनोग्राफर ग्रेड डी है और इसमें बेसिक सैलरी आपकी 7600। तो अगर हम बात करें मोटा मोटी कि भाई इसमें जो भी अलाउंसेस बाद में जोड़ेंगे तो उनको जोड़ जाड़ के 50 से 60 हजार के बीच में आपकी तनख्वाह बन जाती है। अगर हम बात करें स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की, ग्रेड डी की उससे थोड़ी कम होती है, लेकिन फिर भी 40,000 के आसपास ग्रेड सी की भी होती है। तो यहाँ पे एसएससी स्टेनोग्राफर सैलरी 2026 इज कैटेगराइज्ड इनटू ग्रेड सी एंड ग्रेड डी with monthly payments determined by the 7th पे कमीशन। ग्रेड सी स्टेनोग्राफर की इन हैंड सैलरी लगभग 51,000, लेकिन ये डिपेंड करता है सिटी पे, और ग्रेड डी की लगभग 36,000 रुपए पर मंथ की आपकी सैलरी होती है, ठीक है। उसके बाद से अगर हम बात करें एज लिमिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है प्यारे बच्चे। एज लिमिट, कई बार बच्चे ये पूछते हैं कि सर मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, तो आप बताइए मैं ये फॉर्म भर सकता हूं कि नहीं। क्लियरली मेंशन किया गया है। सबसे पहली बात कि इस बार जो आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा वो 1 अगस्त 2026 से किया जाएगा। ध्यान रखिएगा 1 अगस्त 2026, ठीक है भाई। 1 अगस्त 2026 से आपका कैलकुलेशन किया जाएगा, है ना। तो 1 अगस्त 2026 तक अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपकी उम्र 18 से 30 इसमें होनी चाहिए। एज लिमिट 18 to 30 है और क्लियरली बोला गया है कि कैंडिडेट जो है ना 2/8/1996, तो जितने भी बच्चे ये पूछते हैं ना कि सर मेरी डेट ऑफ बर्थ इतनी है, क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूं, वो ध्यान से देखें कि अगर आप 2/8/1996 के बाद पैदा हुए और 1/8/2008 के पहले पैदा हुए तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। मतलब आप 2/8/1996 से पहले पैदा नहीं होने चाहिए और 1/8/2008 के बाद पैदा नहीं होने चाहिए। आप इस फॉर्म को आराम से फिल कर सकते हैं। अगर हम बात करें ग्रेड डी की तो 18 से लेकर 27 साल इसमें एज लिमिट है और इसमें भी क्लियरली बोला गया है कि 2/8/1999 से पहले आप पैदा नहीं हुए होने चाहिए और साथ ही साथ 1 अगस्त 2008 के बाद आप पैदा नहीं होने चाहिए। आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ग्रेड सी की 18 से 30 साल तक आपकी एज लिमिट है, ग्रेड डी की 18 से 27 साल तक एज लिमिट है। क्लियरली मेंशन किया गया है कि 2/8/1996 अगर आप ग्रेड सी की तैयारी कर रहे हैं या ग्रेड सी का फॉर्म आपको फिल करना है तो 2/8/1996 से पहले नहीं और 1/8/2008 के बाद आप पैदा नहीं हुए होने चाहिए। आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं प्यारे बच्चे। साथ ही साथ अगर हम बात करें डी की तो सेम 2/8/1999 से पहले नहीं और 1/8/2008 के बाद नहीं। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। रिलैक्सेशंस भी जो आपको पता है कि सरकारी नौकरी में रिलैक्सेशन मिलता ही है, तो SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है,
साथ ही साथ ओबीसी के लिए आपका 3 साल का रिलैक्सेशन है। पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए आपका 10 साल का रिलैक्सेशन है। ओबीसी के लिए 13 साल का रिलैक्सेशन है पीडब्ल्यूडी में, और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी के लिए 15 साल का रिलैक्सेशन यहां पे दिया गया है। साथ ही साथ एक्स सर्विसमैन का रिलेशन के लिए आपके पास रिलैक्सेशन है। साथ साथ आपका डिफेंस और डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड वालों के लिए भी यहां पे रिलैक्सेशन दिया गया है। इसको आप अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, कि इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्यारे बच्चे है सिर्फ और सिर्फ 12वीं पास। आप किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास होने चाहिए, या उसके बराबर कोई भी इक्विवेलेंट एग्जाम आप पास होने चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी से, मतलब मान्यता प्राप्त, जिसकी मान्यता प्राप्त हुई हो उस बोर्ड से या उस यूनिवर्सिटी से अगर आप 12वीं पास है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी आपका 1 अगस्त 2026 है, मतलब 1 अगस्त 2026 के पहले आपकी 12वीं क्लियर हो जानी चाहिए, 12वीं आप पास हो जाने चाहिए, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, 1 अगस्त 2026 के पहले अगर आपका रिजल्ट आ चुका है तो आप इस फॉर्म को आराम से फिल कर सकते हैं। बात करें प्यारे बच्चे अगर एप्लीकेशन फीस की, तो आपको पता है कि 100 रुपए इसमें आपके जनरल कैंडिडेट्स के लिए लगते हैं, और वुमन कैंडिडेट और कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी एसटी, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एंड एक्स सर्विसमैन को यहां पे कोई भी पेमेंट नहीं करनी होती है। बाकी बच्चों के लिए आपका जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको 100 रुपए की पेमेंट करनी होती है। तो महिलाओं के लिए इसमें कोई पेमेंट नहीं करनी है, एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए कोई पेमेंट नहीं करनी है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कोई पेमेंट, या एक्स सर्विसमैन के लिए कोई पेमेंट नहीं करनी है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, जो कि इस बार का चेंज, सबसे बड़ा चेंज वो क्या हुआ है उसे समझ लेते हैं। जैसे आपने सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम में देखा कि पहली बार एसएससी ने अब फाइनली क्या कर दिया है, सेक्शनल टाइमर को इंट्रोड्यूस किया, और वही सेक्शनल टाइमर सीधा सीधा आपका स्टेनोग्राफर में भी आ गया है। मतलब सिलेक्शन पोस्ट की अगर हम बात करें तो उसमें 4 सब्जेक्ट हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस, जिसमें 25-25 क्वेश्चंस आपके पूछे जाने हैं। तो उस सब में 15-15 मिनट का टाइम दिया गया है हर एक सेक्शन को सॉल्व करने के लिए। जबकि अगर स्टेनोग्राफर की बात करें तो इसमें 3 ही सेक्शन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीके, रीजनिंग और इंग्लिश से। तो जीके में आपका 50 क्वेश्चन होता है, 50 नंबर का होता है, रीजनिंग में भी 50 क्वेश्चन है, 50 नंबर का है। तो आपका, और इंग्लिश में 100 क्वेश्चंस है, 100 मार्क्स के हैं। और इसमें जो सेक्शनल टाइमर आपका हुआ है, तो प्यारे बच्चे रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए अलग से आपको 30 मिनट का समय मिलेगा, मैथ्स को सॉल्व करने के लिए अलग से आपको, जीके को सॉल्व करने के लिए अलग से आपको 30 मिनट का समय मिलेगा। तो रीजनिंग और जीके को 30-30 मिनट में आपको सॉल्व करना है, और साथ ही साथ इंग्लिश के लिए अलग से आपको 60 मिनट का टाइम, मतलब 1 घंटे का टाइम आपको मिलेगा सॉल्व करने के लिए। 0.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है, और ये सारी बातें यहां पे लिखी गई हैं कि 2 आवर्स विद सेक्शनल टाइमर ऑफ 30 मिनट्स ईच फॉर पार्ट 1 एंड पार्ट 2, मतलब पार्ट 1 में रीजनिंग है, पार्ट 2 में जीके है, इसमें 30-30 मिनट आपको मिलेगा, और उसके बाद से 60 मिनट्स फॉर पार्ट 3। अकेले पार्ट 3 के लिए, मतलब इंग्लिश के लिए, आपको पूरे 1 घंटे का टाइम मिलने वाला है। इसके बाद जो भी आपका स्क्राइब लेके जाते हैं या जो भी पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स हैं, उनको 2 घंटे 40 मिनट के आसपास मिलेगा, और उसमें अलग अलग सेक्शनल टाइमर के बारे में बात की गई है। तो अब मेरे प्यारे बच्चे, ये 100% आप श्योर हो सकते हैं कि सिलेक्शन पोस्ट में सेक्शनल टाइमर आ गया, स्टेनोग्राफर में सेक्शनल टाइमर आ गया, तो आगे आपका सीजीएल एग्जाम आने वाला है, सीएचएसएल एग्जाम आने वाला है, तो डेफिनेटली आप वहां पे भी सेक्शनल टाइमर जरूर से जरूर देखेंगे, और वहां पे भी सेक्शनल टाइमर के होने की पूरे चांसेस हैं। क्योंकि शुरुआत के 2 एग्जाम में अगर सेक्शनल टाइमर है तो ऐसा नहीं होगा कि आगे के आने वाले एग्जाम्स में सेक्शनल टाइमर ना हो। तो आप उसके लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड रहिएगा। सबसे पहले आपको जो मॉक टेस्ट सॉल्व करना है, वो सेक्शनल टाइमर वाले मॉक टेस्ट अब सॉल्व करना स्टार्ट करना है आपको, ठीक है ना। मतलब सेक्शनल टाइमर लगा के आपको सारे मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, जिससे कि ये बात जितनी जल्दी से आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना कि आप सेक्शनल टाइमर में किस तरीके का परफॉर्म कर रहा है, उतने ही बेहतर तरीके से आप एग्जाम में भी परफॉर्म कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चे, ये एक नई चीज जो इन्होंने इंट्रोड्यूस की है। साथ ही साथ अगर हम बात करें सिलेबस की, तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए वापस वही सेम टू सेम सिलेबस है जो एसएससी के हर एक एग्जाम में होता है। चाहे आप सीजीएल देख लो, सीएचएसएल देख लो, सिलेक्शन पोस्ट देख लो, स्टेनो देख लो, सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं है।
ठीक है। लेकिन हाँ, ये जरूर बात है कि 2025 में कुछ नए टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस किया गया, तो बेहतर है कि आप जो है ना प्रीवियस ईयर पेपर को एक बार जरूर देख के जाएं, क्योंकि 2025 में आपने देखा एड्रेस मैचिंग के ढेर सारे क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले ढेर सारे क्वेश्चन, मशीन इनपुट आउटपुट के ढेर सारे क्वेश्चन आपको स्टेनोग्राफर में देखने को मिले थे। तो उन सारे के सारे पार्ट्स में आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाना है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो सेम वही एनालॉजी से, सिमिलैरिटी से, डिफरेंसेस से, सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, ये सारे के सारा जो सिलेबस आप एसएससी के हर एक एग्जाम के लिए पढ़ते हैं वही सिलेबस यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो अब इसमें भी आपको डिफरेंशिएट करना है कि अगर मुझे स्टेनोग्राफर की तैयारी करनी है तो मैं उसके अकॉर्डिंग कैसे तैयार करूं। तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखना होता है कि प्रीवियस ईयर पेपर में आप क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उन चेंजेस के लिए बिल्कुल पहले से तैयार रहें। उसके बाद अगर हम बात करें सिलेबस में जनरल अवेयरनेस की, तो यहां पे भी आप देख रहे हैं प्यारे बच्चे कि आपके कल्चर से, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, स्पोर्ट्स से, इकोनॉमिक्स से, जनरल पॉलिटी इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह से, साइंटिफिक रिसर्च से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाएंगे। एक बात ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चे की यहाँ पे जो वीएच कैंडिडेट है, विजुअली हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए 40% और अबव से, जो 40% से ज्यादा जिनका डिसेबिलिटी है, उनके लिए कोई मैप से या ग्राफ से या डायग्राम से या स्टैटिस्टिकल डेटा से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। साथ ही साथ अगर आप रीजनिंग की बात कर रहे हैं तो वहां पे भी सेम वही कि जो फिगर वाले क्वेश्चंस हैं वो नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, जो वीएच में कैंडिडेट जो 40% से ऊपर है। उसके बाद से अगर हम बात करें इंग्लिश में, तो इंग्लिश लैंग्वेज, वोकैब, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम और इट्स करेक्ट यूजेस, हिज हर राइटिंग एबिलिटी वुड ऑल्सो बी टेस्टेड, उनकी राइटिंग एबिलिटी को भी टेस्ट किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। अगर हम बात करें प्यारे बच्चे स्किल टेस्ट के बारे में कि स्किल टेस्ट में क्या होता है और उसमें कितना टाइम मिलता है, तो अच्छे से समझ लीजिएगा इस चीज को। बोला गया था कैंडिडेट्स हु आर शॉर्ट लिस्टेड इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द स्किल टेस्ट। जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो जाएगा आपका सीबीटी एग्जाम में, जो भी कट ऑफ आएगी वो अगर क्लियर कर लेता है तो स्किल टेस्ट फॉर स्टेनोग्राफी, उसकी स्किल टेस्ट करवाई जाएगी। द कैंडिडेट विल बी गिवन 1 डिक्टेशन फॉर 10 मिनट्स इन इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी में जो भी ऑप्शन कैंडिडेट ऑप्ट करता है कि हिंदी में उसको टाइपिंग करनी है या फिर इंग्लिश में टाइपिंग करनी है, उसमें उसको टाइपिंग दी जाएगी एट द स्पीड ऑफ 100 वर्ड्स पर मिनट। 100 वर्ड पर मिनट आपका ग्रेड सी के लिए है और 80 वर्ड पर मिनट आपका ग्रेड डी के लिए है। ठीक है भाई, उसके लिए आपके पास अगर आप इंग्लिश में देते हैं तो 50 मिनट का टाइम दिया जाएगा, हिंदी में देते हैं तो 65 मिनट का टाइम, अगर इंग्लिश ग्रेड सी के लिए देते हैं तो 40 मिनट का टाइम, और हिंदी अगर ग्रेड सी के लिए देते हो तो 55 मिनट का आपको टाइम मिलता है। यहाँ पे जो कैंडिडेट्स जो स्क्राइब लेके बैठते हैं या फिर जो डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए अलग से टाइम मेंशन किया गया है। उसके बाद प्यारे बच्चे एक चीज और ध्यान रखिएगा, कैंडिडेट्स हु ऑप्ट टू टेक स्टेनोग्राफी टेस्ट इन हिंदी विल बी रिक्वायर्ड टू लर्न इंग्लिश स्टेनोग्राफी एंड वाइस वर्सा आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट। देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हिंदी में टाइपिंग करेंगे, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इंग्लिश में टाइपिंग करेंगे जिनको हिंदी नहीं आती है, बहुत सारे हिंदी में टाइपिंग करेंगे जिसको इंग्लिश नहीं आती है। तो उन सारे बच्चों को एक बार सेलेक्ट होने के बाद उनको अगर हिंदी में टाइपिंग उन्होंने की है तो उनको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, अगर इंग्लिश में टाइपिंग की है तो उनको हिंदी सीखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर ये आप नहीं करते हैं तो आपका प्रोबेशन क्लियर नहीं होगा डिपार्टमेंट की तरफ से। ये बात आपको क्लियरली मेंशन किया गया, मतलब दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपकी कमांड होनी चाहिए। आपका स्किल टेस्ट तो एक लैंग्वेज में हो जाएगा, लेकिन डिपार्टमेंट में जाने के बाद आपको दोनों लैंग्वेज में कंफर्टेबल होना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद से हम बात करते हैं प्यारे बच्चे लास्ट ईयर के कट ऑफ के बारे में। तो अगर हम एसएससी स्टेनो 2026 ग्रेड सी के कट ऑफ की बात करें तो देखो यहाँ पे एससी कैंडिडेट्स के 100 लगभग 36 के आसपास कट ऑफ गई है, एसटी कैंडिडेट की 121, ओबीसी 100 लगभग 42 है, ईडब्ल्यूएस लगभग 138 है, यूआर कैटेगरी जनरल कैटेगरी 142.42 है, ऐसे ही ओएच, वीएच और आपका एचएच और वीएच की कट ऑफ है। ठीक है, तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चे आप कट ऑफ अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, और अगर आप अच्छे तरीके से स्टेनोग्राफी सीख लेते हैं और बेहतर परफॉर्म करते हैं सीबीटी एग्जाम में तो पूरे के पूरे चांसेस है कि आप एक अच्छी बेहतरीन सी नौकरी अपने नाम कर पाए। ठीक है,
अगर हम ग्रेड डी के कट ऑफ की, लास्ट ईयर कट ऑफ की बात करें तो एससी कैंडिडेट की 117, फिर एसटी की 105, 129 ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की 125, 132 आपकी जनरल कैटेगरी की है, और उसके बाद ईएसएम, ओएच, एचएच और वीएच की आपके यहां पे कट ऑफ दी गई है। ठीक है, तो ये एसएससी स्टेनोग्राफर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके सामने है। तो जो भी बच्चे इस बार कम कंपटीशन में अच्छे तरीके से एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो उनको बस एक स्किल सीखनी है, स्टेनो, जो कि आपके जहां भी आप रहते हैं वहां पे आप पता करिए कि स्टेनोग्राफी कहां अच्छी सिखाई जाती है, वहां अच्छे तरीके से स्टेनोग्राफी सीखिए। और साथ ही साथ प्यारे बच्चे 3 सब्जेक्ट से ही मात्र क्वेश्चन आने हैं, इंग्लिश, जीके और रीजनिंग। तो बहुत सारे बच्चे तो स्टेनोग्राफी में, मतलब आप ये कह सकते हैं कि कंपटीशन बहुत लो होता है, क्योंकि स्टेनोग्राफी बहुत सारे बच्चे सीखना नहीं चाहते, बहुत सारे बच्चे सीखते हैं, अंतिम टाइम पे जाके परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, जिसमें अगर आप परफॉर्म कर गए तो आपको एक बहुत ही प्रतिष्ठित नौकरी मिलेगी। और अगर आप बड़े बड़े अधिकारियों के स्टेनो बनते हैं तो जिस तरीके की पहचान आपकी अधिकारियों की होती है, लगभग इक्वली आपकी पहचान भी उसी के बराबर धीरे धीरे होती चली जाती है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सारी बातें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, कि कोई भी अगर आपको डाउट हो। आज के लिए अपन इतना ही, देखेंगे, मिलेंगे अगले किसी सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।